हाय हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बिहार पुलिस टेस्ट नंबर 11 को, जो कि हमारे प्रिय गुरुजी रोशन आनंद सर के द्वारा जो ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के द्वारा जो सेट चलाया जा रहा है, उसका टेस्ट नंबर 11 का विशेष सोल्यूशन करेंगे। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर आप इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं दोस्तों, तो हमारे टेलीग्राम पर जुड़ जाइए। और एक बात और, अगर आप PDF टेलीग्राम से प्राप्त करना चाहते हैं तो टेलीग्राम से जुड़ ही जाइए। साथ ही साथ अगर इस सारे सेट का जितना भी ज्ञान बिंदु का सेट हुआ है, वो सारे सेट का लास्ट टाइम में रिवीजन क्यूज के माध्यम से करना चाहते हैं, तब भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए। क्योंकि जब एग्जाम का मतलब 5 से 7 दिन रहेगा दोस्तों, तो पूरा जो सेट लगभग सर बोले हैं कि 15 सेट होगा, तो 15 सेट का जो है वो क्यूज के माध्यम से हम लोग रिकॉल कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो सिंधु घाटी सभ्यता की बात कर लें। सिंधु घाटी सभ्यता दोस्तों एक बहुत पुरानी सभ्यता थी, और यह किस नदी के किनारे थी। तो यह जो दोस्तों सिंधु नदी के किनारे पर थी। किसके? सिंधु नदी के किनारे पर स्थित यह सभ्यता थी। और इसमें जो दोस्तों खोजा गया सबसे पहला स्थल जो था वह हड़प्पा था। कौन सा? हड़प्पा। हड़प्पा की खोज पूछ लिया आपसे कि किसने किया था, तो हड़प्पा की खोज जो किया था वह दयाराम साहनी ने। किसने? दयाराम साहनी ने। और कब किया था? तो 1921 ईस्वी में। कब? 1921 ईस्वी में। इसके बाद दूसरा जो स्थल खोजा गया था हड़प्पा सभ्यता का, वो कौन था? तो वह मोहनजोदड़ो था। क्या? मोहनजोदड़ो, जिसका अर्थ होता है मृतकों का टीला। क्या? मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। और इसकी खोज किसने किया था? तो मोहनजोदड़ो की खोज जो किया था वह राखाल दास बनर्जी ने किया था। क्या? किसने? राखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। कब? 1922 ईस्वी में। और सिंधु घाटी सभ्यता जो दोस्तों एक मुख्य प्रकार की शहरी अवस्था थी। किसी शहरी 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 सभ्यता थी। और इसमें जो दोस्तों उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो कृषि था। और उसके बाद जो उनका व्यवसाय था वो व्यापार था। क्या? व्यापार था। कहीं कहीं आप लोग देखते होंगे व्यापार में, लेकिन इसका सही उत्तर जो हो जाएगा दोस्तों कृषि हो जाएगा। क्या? कृषि। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि मोहनजोदड़ो में एक एक क्या बंदरगाह भी हुआ करता था, जिससे फारस एवं आदि के देशों में व्यापार किया जाता था, तो वह शहर कौन सा था? तो वह लोथल था। कौन सा? वह लोथल। अगर आपसे पूछ ले कि लोथल कौन सी नदी के किनारे है, तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। किसके नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। और भी कुछ हड़प्पा सभ्यता के बारे में जान लेते हैं, कुछ और भी स्थल। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि कालीबंगा किस राज्य में है, तो कालीबंगा हड़प्पा स्थल जो है राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़िया। अगर आपसे पूछ ले कि रोपड़ कहाँ है दोस्तों, तो रोपड़ जो है यह पंजाब में है। कहाँ? पंजाब में। अगर आपसे पूछ ले कि धौलावीरा कहाँ है, तो धौलावीरा जो दोस्तों यह गुजरात में है। कहाँ? गुजरात में। और भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल है। तो सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो सबसे बड़ा स्थल है हमारा राखीगढ़ी। कौन? राखीगढ़ी। राखीगढ़ी कौन किस राज्य में पड़ता है? तो राखीगढ़ी हमारा हरियाणा में पड़ता है। इतना इस प्रश्न से आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था। तो गुजरात में कौन था दोस्तों? तो लोथल जो हमारा गुजरात में था। रोपड़ हमने जैसा देखा पंजाब में था। कालीबंगा कहाँ था? तो राजस्थान में। बनावली कहाँ था दोस्तों? तो बनावली भी जो था यह हरियाणा में था। क्या? कौन से राज्य में था? हरियाणा में। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका सही हो जाएगा। लेकिन अगर आप लोथल सही हो जाएगा दोस्तों, माफ कीजिएगा, लोथल सही हो जाएगा। लेकिन अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि सिंधु घाटी सभ्यता में एक और बंदरगाह था, वह कौन था? तो वह सुरकोटदा था। कौन? सुरकोटदा जो था वह भी एक बंदरगाह नगर था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था। तो देखिए दोस्तों, वैदिक काल जो है दोस्तों यह कब से तो ये जो है 1500 ईस्वी से लेकर 600 ईस्वी तक। कब से? 1500 से लेकर 600 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईस्वी तक था। इसमें जो दोस्तों इसको दो भाग में बांटा गया, एक उत्तर वैदिक काल, एक ऋग वैदिक काल, एक उत्तर वैदिक काल। ऋग वैदिक काल का कार्यकाल जो दोस्तों 1500 से लेकर 1000 ईस्वी तक, और 1000 से लेकर 600 तक उत्तर वैदिक काल के। इसमें जो दोस्तों वैदिक काल में लोगों को जो ज्ञान था वह जौ का था, गेहूं का था, चावल का था, तंबाकू का नहीं था। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। तंबाकू का जो दोस्तों भारत में प्रयोग होने लगा वो कब होगा? जब पुर्तगाली भारत आए 1458 ईस्वी में। वास्को डिगामा जो है सबसे पहला यात्री बनकर
भारत के कालिकट तट पर आया, जिसका स्वागत केरल के राजा यानी वहां के राजा जेमोरिन ने किया। उसके बाद जो दोस्तों उन्होंने व्यापार करना शुरू किया और यहाँ से सबसे पहले वह मसाला का खेप अपने पुर्तगाल अपने साथ ले गया, जिसमें उसको 60% से 60 गुना से ज्यादा अधिक मुनाफा हुआ। उसके बाद जो दोस्तों पुर्तगालियों का भारत में आगमन हुआ, उसके बाद जो दोस्तों उनके आने पर ही तंबाकू, मक्का, ये सब की खेती जो है भारत में होना प्रारंभ हुई। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हमारा डी हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो सत्यमेव जयते जो दोस्तों ये मुंडको उपनिषद से लिया गया है। किससे? मुंडको उपनिषद से। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि कंठ उपनिषद से क्या है, तो कंठ उपनिषद, ये भी क्वेश्चन पूछता है, तो कंठ उपनिषद में दोस्तों यम एवं नचिकेता की कहानियां है। क्या? यम एवं नचिकेता की कहानियां जो है किस उपनिषद में? तो कंठ यम उपनिषद में। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों कि जमालोपनिषद में क्या है, तो जमालोपनिषद में दोस्तों 4 आश्रम की बात की है। क्या? 4 आश्रम की। कौन कौन सा आश्रम दोस्तों? 4 आश्रम जो है, गृहस्थ आश्रम, युवा गृहस्थ आश्रम, तो 4 आश्रम की चर्चा जो दोस्तों वो किसमें किया गया है? तो जमालो उपनिषद में। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो 16 महाजनपदों की जो जानकारी मिलती है दोस्तों वो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से मिलते हैं। किसके? अंगुत्तर निकाय से। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों महाभारत। तो महाभारत जो दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा काव्य है। क्या? सबसे बड़ा काव्य है। और जिसकी रचना किसने किया? तो इसकी रचना जो दोस्तों वेद व्यास ने। किसने की है? वेद व्यास ने। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसे उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी कहा जाता है? तो उग्रसेन यानी भयानक सेना का स्वामी जो कहा जाता है वो महापदम नंद को कहा जाता है। किसे? महापदम नंद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। महापदम नंद की बात कर ले तो नंद वंश का संस्थापक, क्या नंद वंश का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो महापदम नंद था। और महापदम नंद वंश का अंतिम शासक पूछ ले तो वह कौन सा? तो धनानंद था। क्या? धनानंद। और इसी के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने चाणक्य की सहायता से मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। शिशुनाग जो दोस्तों यह किस वंश का शासक था? यह आप लोग कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई है? तो बौद्ध धर्म पिटकों की रचना दोस्तों वह पाली भाषा में की गई है। किसमें? पाली भाषा में। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही है। अगर आपसे पूछ ले तो अगर बौद्ध की भाषा पूछे तो बौद्धों की भाषा जो थी वह पाली थी, और जैनियों की भाषा अगर पूछ ले तो वह क्या थी? तो प्राकृत थी। क्या? प्राकृत। ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। अगर सबसे प्राचीन भाषा पूछ ले तो सबसे प्राचीन भाषा कौन सी थी? तो संस्कृत थी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, कलिंग युद्ध की विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में मिलता है? तो अशोक की बात कर ले दोस्तों तो अशोक जो है मौर्य वंश का, क्या? मौर्य वंश का एक प्रतापी शासक था, जिन्होंने दोस्तों शिलालेख, स्तंभ लेख एवं बहुत सारे लेखों से अपनी जो है अपना सूचना यानी जो वार्ता जो है वह जनता के साथ संबोधन किया करते थे। उसमें दोस्तों अशोक के द्वारा 14 शिलालेखों को लिखा गया है। 14 शिलालेख की स्थापना की गई, जिसमें अगर आपसे पूछ ले सबसे बड़ा लेख है, सबसे बड़ा अभिलेख जो है दोस्तों का 7वां अभिलेख है। कौन सा? 7वां अभिलेख। अगर सबसे छोटा अभिलेख पूछ ले तो कौन सा है? तो रूबनदेही अभिलेख है। कौन सा? रूबनदेही अभिलेख। और यहाँ पूछ रहा दोस्तों तो कलिंग विजय, तो कलिंग युद्ध जो दोस्तों अशोक का सबसे अंतिम विजय था, और इसकी चर्चा जो है उन्होंने किसमें किया? तो उन्होंने 13वें शिलालेख में किया। किसमें? 13वें शिलालेख में। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 12वें शिलालेख में क्या है दोस्तों? तो 12वें शिलालेख में अशोक का नाम प्रियदर्शी दिखाया गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित किया जाना है। तो उत्तरापरात की राजधानी क्या थी? तो तक्षशिला। दक्षिणापथ की राजधानी थी सुवंशगिरी। अवंती की राजधानी उज्जैन थी एवं प्राची की राजधानी पाटलिपुत्रा थी। ऑप्शन नंबर इसका हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर जरूर करिए दोस्तों, ताकि आपको भी हमें भी मोटिवेशन मिल सके और अच्छा से अच्छा कंटेंट हम लोग बना सके। और आपको पता है कि आपका एग्जाम का अब ज़्यादा दिन नहीं है, तो हम लोग कुछ ऐसा कर रहे हैं ताकि एग्जाम के समय में दोस्तों अधिक से अधिक रिवीजन किया जा सके। तो आप लोग बने रहिएगा, और आप लोग का सपोर्ट रहा तो इस बार आप लोग का एग्जाम जो दोस्तों जरूर क्लियर होगा।
तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सातवाहन या अंध सातवाहन का संस्थापक कौन था? तो सातवाहन का संस्थापक जो था दोस्तों सिमुक था। कौन? सिमुक। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, चरक और नागार्जुन किसके दरबार की शोभा थे? तो चरक और नागार्जुन ये जो दोस्तों कनिष्क वंश, कनिष्क के दरबार के शोभा थे। किसके? कनिष्क के दरबार में के शोभा थे। अगर आपसे पूछ ले कि कनिष्क दोस्तों यह किस वंश का शासक था? तो यह कुषाण वंश का शासक था। क्या? कौन सा? कुषाण वंश का शासक था। अगर आपसे पूछ ले समुद्रगुप्त, तो समुद्रगुप्त दोस्तों इसे क्या कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त दोस्तों यह गुप्त वंश का सबसे प्रतापी राजा हुआ। और चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध दोस्तों इन्होंने मौर्य वंश की स्थापना किया था। अशोक जो दोस्तों यह भी अशोक ये किस वंश का संस्थापक राजा था? तो यह मौर्य वंश का राजा था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया? तो शुंग वंश के बाद भारत पर जो राज किया था दोस्तों वो कर्ण वंश ने। किसने? कर्ण वंश ने। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शुंग की राजधानी कहाँ थी? तो शुंग की जो राजधानी हुआ करती थी दोस्तों वह विदिशा हुआ करती थी। कहाँ? विदिशा। चेदी जो दोस्तों इसकी राजधानी कलिंग थी। सातवाहन की प्रतिष्ठान या पौठान, और कुषाण को पुरुषपुर या पेशावर। ऑप्शन नंबर ए हमारा जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, शेरशाह ने असरफी, रुपया, दाम नामक सिक्के चलवाए जिन धातु के बने थे? तो असरफी जो दोस्तों ये सोना का बना होता था। किसका? सोना का। रुपया जो दोस्तों ये चांदी का बना हुआ करता था। क्या? चांदी का बना हुआ करता था। दाम जो दोस्तों ये तांबा का हुआ करता था। किसका? तांबा का। तो सोना चांदी तांबा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। शेरशाह सूरी की बात कर ले दोस्तों, तो सूरी वंश की स्थापना किसने किया था? शेरशाह सूरी ने। अगर आपसे पूछ ले शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? तो शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार में है। बिहार में अगर आपसे पूछ ले कि कहाँ है? तो सासाराम में। कहाँ? सासाराम में। अगर शेरशाह सूरी से एक प्रश्न आपसे और पूछ ले कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया था? तो ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण जो है दोस्तों शेरशाह सूरी ने करवाया था। शेरशाह सूरी के अगर बचपन का नाम आपसे पूछ ले कि शेरशाह सूरी का बचपन का नाम क्या था? तो शेरशाह सूरी के बचपन का नाम फरीद खां था। क्या? फरीद खां था। अगर आपसे पूछ ले कि दोस्तों कि शेरशाह सूरी को किसने हराया था? तो शेरशाह सूरी को दोस्तों शेरशाह सूरी की मौत कैसे हुई थी? तो शेरशाह सूरी की मौत जो दोस्तों तोप का गोला फटने से हुई थी। किसकी? तोप का गोला फटने से शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी। अगर आपसे पूछे दोस्तों किसके समकालीन मुगल राजा कौन था? तो इसके समकालीन जो है मुगल राजा था वह हुमायूं था। कौन? हुमायूं था। और अगर आपसे पूछ ले कि हुमायूं की मृत्यु कैसे हुई थी? तो हुमायूं की मृत्यु जो है दोस्तों दिन पनाह लाइब्रेरी के सीढ़ियों से गिरने से उसकी मृत्यु हो गई थी। इतना प्रश्न आप हुमायूं से याद रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अधिकार कर लिया था? तो पुर्तगाली शासक, सबसे पहला पुर्तगाली जो दोस्तों आया था वो कौन आया था? तो वास्को डिगामा आया था। कौन? वास्को डिगामा आया था। और ये कब आया था? तो 1498 ईस्वी में। कब? 1498 ईस्वी में। और जब ये वास्को डिगामा जो दोस्तों भारत के साथ व्यापार करने लगा तो उसमें दोस्तों भारत में पुर्तगाली गवर्नर का पद आया। और पुर्तगाली गवर्नर का पद जो आया था 1505 ईस्वी में आया था। कब? 1505 ईस्वी में। और उस पर सबसे पहले जो बनना था दोस्तों वो फ्रांसीसी दी अल्मेडा बना था। कौन? फ्रांसीसी दी अल्मेडा बना था। और उसके बाद जो उसका दूसरा जो अधिकारी बना था वो कौन, मतलब दूसरा गवर्नर जो बना था वह अल्फोंसो दी अल्बुकर्क। ऑप्शन नंबर बी जो है फ्रांसो दी अल्बुकर्क बना था। लेकिन इसमें पूछ रहा है दोस्तों कि गोवा पर अधिकार किसने किया था? तो गोवा पर अधिकार जो किया था वह अल्बुकर्क ने किया था। किसने? अल्बुकर्क ने। अगर आपसे पूछ रहे दोस्तों कि ब्लू वाटर पॉलिसी का अंत किसने किया था? तो अल्बुकर्क ने। और इसको शुरू किसने किया था? तो फ्रांसोसी दे अल्मेडा ने किया था। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे पूछो दोस्तों अल्बुकर्क को ही पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। क्या? वास्तविक संस्थापक भी अल्बुकर्क को ही माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, वह कौन सा निर्णायक युद्ध था जिसने अंग्रेजों ने डचों को हरा दिया जिस कारण डचों की भारत से चुनौती खत्म हो गई? तो अंग्रेजों और डचों के बीच जो युद्ध हुआ था दोस्तों उसे हम लोग बेदरा के युद्ध से जानते हैं। क्या? बेदरा के युद्ध। अब बेदरा का युद्ध दोस्तों कब हुआ था? तो 1759 ईस्वी में। बांडीबास का युद्ध दोस्तों ये कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में। और यह किसके किसके बीच हुआ था? तो यह जो होता ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी एवं फ्रांसीसी कंपनी के बीच हुआ था। और इसी युद्ध के बाद कहा जाता है कि फ्रांसीसियों का जो है दोस्तों पतन जो है भारत में होने लगा था। और बेदरा के युद्ध से दोस्तों डचों का पतन जो है भारत में होने लगा था। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए बेदरा। प्लासी का युद्ध दोस्तों 1757 की बात कर लें प्लासी के युद्ध से, तो इसमें दोस्तों अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया था? तो इसमें अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किया था रॉबर्ट क्लाइव ने। क्या? रॉबर्ट क्लाइव ने। अगर आपसे पूछ ले कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो 23 जून। कब? 23 जून
1757 को हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 हुआ था। और बक्सर का युद्ध की बात कर ले तो बक्सर का युद्ध जो दोस्तों, यह इसकी बक्सर के युद्ध में अंग्रेजों की तरफ से कौन लड़ा था? तो यह हेक्टर मुनरो लड़ा था। कौन? हेक्टर मुनरो लड़ा था। और इसके बाद जो दोस्तों भारत में क्या बोलते हैं, इलाहाबाद की संधि हुई थी। कब? इलाहाबाद की संधि कब हुई थी? तो 1765 में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश के लेखक जो दोस्तों वह दयानंद सरस्वती। कौन? दयानंद सरस्वती। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। एक हमारे दोस्तों हैं जो रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर ले दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर की जो प्रमुख जो है पुस्तक है वो कौन है? तो गीतांजलि जो दोस्तों किसके द्वारा लिखा गया है? तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। इनके द्वारा एक और जो लिखा गया है गोरा। गोरा जो दोस्तों यह किनके द्वारा गया है? रविंद्रनाथ टैगोर के लिए। अगर आपसे पूछे दोस्तों कि भारत के राष्ट्रीय गान के जनक कौन है? तो रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। कालिदास से बात कर ले दोस्तों तो अभिज्ञान शाकुंतलम इनके द्वारा लिखी गई जो है दोस्तों प्रमुख पुस्तक है। अगर आपसे पूछ ले अभिज्ञान का, अगर जयदेव से पूछ ले तो गीत गोविंद। गीत गोविंद किसकी रचना है दोस्तों? तो गीत गोविंद जो रचना है वह जयदेव की है। किसकी? जयदेव की। कालिदास से एक और भी बोलते तो अभिज्ञान शाकुंतलम एवं मल्लिका अभिज्ञान शाकुंतलम एवं एक और। नेक्स्ट है हमारा, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो 1857 की क्रांति के समय ब्रिटेन का जो प्रधानमंत्री था वह लॉर्ड पामस्टन था। कौन? लॉर्ड पामस्टन। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय बेंजामिन डिज़रायली कौन था दोस्तों? वह तो वह जो दोस्तों विपक्षी दल का नेता हुआ करता था। क्या? विपक्षी दल का नेता हुआ करता था। और जिसको दोस्तों यह एक किसने इस विपक्षी दल का नेता हुआ करता था। और अगर आपसे पूछ ले कि 1857 की क्रांति के समय वायसराय को वायसराय यानी कि भारत का गवर्नर कौन था दोस्तों? तो वह लॉर्ड कैनिंग था। कौन? कैनिंग था। कौन? कैनिंग। इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था? तो 1857 की क्रांति का चिन्ह जो था कमल एवं चपाती था। क्या? कमल एवं चपाती। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। 1857 की क्रांति से और भी कुछ बात कर ले कि झांसी की रानी। क्या? झांसी की रानी ने किस क्षेत्र से नेतृत्व किया था? तो झांसी की रानी ने किससे? तो झांसी से नेतृत्व किया था। और अगर आपसे पूछ लो दोस्तों कि आरा से किसने किया था? तो आरा से किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने। किसने? वीर कुंवर सिंह ने। पटना से किसने किया था? तो पटना से किसने किया था? पीर अली ने। किसने? पुस्तक विक्रेता पीर अली ने। अगर आपसे पूछ ले नाना साहब ने कहां से नेतृत्व किया था? तो नाना साहब ने कहां से? तो कानपुर से। किसने? कानपुर से। बख्त खान ने किसने कहां से किया था? तो दिल्ली से। कहां से? दिल्ली से। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक रहने वाले अध्यक्ष जो दोस्तों वो मौलाना अबुल कलाम आजाद हैं। कौन? अबुल कलाम आजाद। ऑप्शन नंबर ए जो हमारा वह सही हो जाएगा। और दादा भाई नौरोजी की बात करें तो दादा भाई नौरोजी दोस्तों यह कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष रह चुके हैं। कौन? 3 बार अध्यक्ष। अगर आपसे पूछ ले कि सबसे पहले पारसी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो दादा भाई नौरोजी ही बने। कब? दादा भाई नौरोजी। सरदार पटेल दोस्तों ये कौन से अध्यक्ष बने थे? तो 1931 के कराची अधिवेशन में। 1931 के कराची अधिवेशन में की अध्यक्षता किसने किया था? तो वल्लभ भाई पटेल ने। WC बनर्जी, भुवनेश चंद्र बनर्जी ने दोस्तों ये पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किया था। अगर आपसे पूछ ले कि कांग्रेस का स्थापना कब हुआ? तो कांग्रेस का स्थापना जो है दोस्तों वह 1885। कब? 1885 में। कहाँ हुआ था दोस्तों? तो बम्बई के गोकुल धाम तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में। और किसकी सहायता से हुआ था दोस्तों? तो AOU ह्यूम की मदद से। किसके? AOU ह्यूम की मदद से। अगर आपसे पूछ ले कि कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर कौन था? तो वो कौन था दोस्तों? तो वो कौन सा दोस्तों? तो डफरिन था। कौन? डफरिन था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, किसने कहा कि मेरी पीठ पर किया जाने वाला प्रहार ब्रिटिश साम्राज्य के ताबूत की कील सिद्ध होगा? तो यह कथन जो दोस्तों किसका है? तो लाला लाजपत राय का है। किसका? लाला लाजपत राय का। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था दोस्तों? तो साइमन गो बैक का नारा जो है लाला लाजपत राय ने दिया था। क्या? लाला लाजपत राय ने। और इनकी हत्या कहाँ हुई थी दोस्तों? तो इनकी हत्या जो है लाहौर में। कहा? लाहौर में। साइमन कमीशन का विरोध करते हुए इनकी जो हत्या सर पर लाठी खाने से इनकी मौत हो गई। और इसका बदला जो दोस्तों किसने लिया था? तो भगत सिंह ने लिया था। कब? भगत सिंह ने। और 1928 में दोस्तों इन्होंने सैंडर्स की गोली मारकर हत्या कर दी थी। किसने? भगत सिंह ने। अगर आपसे पूछ ले बाल गंगाधर तिलक, तो बाल गंगाधर तिलक दोस्तों इन्हें
भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है। क्या भारतीय अशांति का जनक कहा जाता है? और भारतीय अशांति का जनक जो है बाल गंगाधर तिलक को किसने कहा था? तो वेलेंटाइन सिरोल ने कहा था। किसने? वेलेंटाइन सिरोल ने। और यही कारण है दोस्तों कि बाल गंगाधर तिलक ने एक भी कांग्रेस की अधिवेशन की अध्यक्षता नहीं की है, क्योंकि जब इनको 1920 में 1920 में इनको अध्यक्ष बनाना जाना था, क्या कांग्रेस का अध्यक्ष बनाना जाना था, तब इन्होंने दोस्तों वेलेंटाइन सिरोल की केस की पैरवी के लिए लंदन चले गए थे, और इसीलिए दोस्तों कांग्रेस के अधिवेशन के अध्यक्षता नहीं कर पाए थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से सही सुमेलित कीजिए। अपरिष्टता कांत, ये अनुच्छेद 17 में दोस्तों। गिरफ्तारी एवं निरोध के विरुद्ध संरक्षण दोस्तों, ये अनुच्छेद 22 में। कब? अनुच्छेद 22 में है। तो ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह सही हो जाएगा। धर्म की स्वतंत्रता अनुच्छेद 25 में है। अल्पसंख्यकों का संरक्षण दोस्तों यह किस में है? तो यह अनुच्छेद 29 में है। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों, सूची 1 और सूची 2 को मिलान करना। अनुच्छेद 54 यह भारत के निर्वाचन से संबंधित है। अनुच्छेद 75 प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 55 जो दोस्तों ये किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 55 जो दोस्तों यह राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री की परिषद की नियुक्ति से है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के संविधान की अनुसूची तथा उसके विषय निम्नलिखित युगों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? तो 8वीं अनुसूची में दोस्तों ये भाषा है। क्या भाषा सही है? दूसरी अनुसूची में दोस्तों शपथ या प्रत्यागन नहीं है। दूसरे अनुसूची में जो है वह वेतन की चर्चा है। किसमें? वेतन की चर्चा। तो यही हमारा जो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चौथी अनुसूची में दोस्तों क्या है? तो चौथी अनुसूची में क्या है? तो राज्य शेष में स्थानों का आवंटन है। 10वीं अनुसूची में दल बदल है दोस्तों। और 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची में है भूमि अनुसार। क्या? भूमि सुधार। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सूची 1 और सूची 2 से मेल कीजिए और तथा दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। तो मौलिक अधिकार कहाँ से लिया गया दोस्तों? तो मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो अमेरिका से लिया गया है। राज्य का नीति निर्देशकता तो कहाँ से लिया गया है? तो यह आयरलैंड से लिया गया, यानी आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडल सरकार या ब्रिटिश से। और केंद्र राज्य संबंध जो दोस्तों ये कनाडा से लिया गया है। तो एक का हमारा 4 हो जाएगा। 4 3 1 2। तो इसमें देखते हैं कौन सा हमारा सही हो जाएगा। 4 3 1 2। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल करेक्ट है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। तो भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि दोस्तों किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और 2 सदनों से मिलकर बनेगी? तो यह किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 69 में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? तो राष्ट्रपति दोस्तों वो संघ सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है, समवर्ती सूची पर भी अध्यादेश जारी कर सकता है, लेकिन राज्य सूची पर नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। और अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रपति अध्यादेश किस अनुच्छेद के तहत जारी करता है? तो 123 का 123 अनुच्छेद के जरिए अध्यादेश जो है राष्ट्रपति भारत के करते हैं जारी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं होती है? तो सेना के प्रमुख की नियुक्ति जो भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष का दोस्तों यह चुनाव होता है। क्या चुनाव होता है? तो ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। और इसका चुनाव जो दोस्तों कहां से होता है? तो लोकसभा के सदन से ही होता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना दोस्तों भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत हुई थी। ऑप्शन नंबर बी सी जो हमारा वह सही हो जाएगा। भारत की राष्ट्रीय आय किस क्षेत्र में सबसे कम योगदान है? तो सबसे कम योगदान है दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र का। किसमें? प्राथमिक क्षेत्र का। और सबसे अधिक जो दोस्तों किसका है? तृतीय क्षेत्र का। मिश्रित अर्थव्यवस्था से का क्या अभिप्राय है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था दोस्तों सरकारी एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा,
हरित क्रांति के दौरान निम्नलिखित में से किस फसल की अधिक उपज देने वाली किस्म के कारण फसल की काफी वृद्धि हुई? तो किसके कारण हुई दोस्तों? तो गेहूं के कारण। क्या? गेहूं के कारण। हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? तो हरित क्रांति के जनक दोस्तों स्वामीनाथन है। कौन? एस स्वामीनाथन है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फसलों की खेती फ्लोरिकल्चर, फूलों की खेती माफ कीजिएगा, फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर सही है दोस्तों। फसलों की खेती एग्रोनॉमी सही है। सब्जियों की खेती दोस्तों हॉर्टिकल्चर नहीं दोस्तों, हॉर्टिकल्चर दोस्तों यह बागानी खेती है। क्या? बागानी खेती है, और यही हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित योजनाओं और कार्यक्रम में मेल कीजिए। प्रथम योजना, तो 35 का देख लेंगे। प्रथम योजना में दोस्तों इसमें क्या होगा? तो स्वावलंबन के प्रति विकास, ऑप्शन नंबर 5। तो 1 का 5 कहाँ दोस्तों? तो 1 का 5 माफ कीजिएगा, मिला लेते हैं थोड़ा सा बढ़िया से। इसको आप लोग मिला लीजिए दोस्तों। इसका आंसर हम बता देते हैं। इसका आंसर जो हो जाएगा वह कितना हो जाएगा? तो इसका डी हो जाएगा। कितना? डी। दिक्कत हो रहा था थोड़ा सा। नेक्स्ट हमारा, सूर्य से बढ़ती हुई दूरी के अनुसार ग्रहों का नियम कौन सा है? तो क्रम क्या है? तो सब सूर्य से बढ़ती दूरी के अनुसार सबसे पहले दोस्तों बुध है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूर्य की सतह पर हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा तत्व बहुतायत में पाया जाता है? तो हाइड्रोजन के अलावा दूसरा कौन सा पाया जाता है? तो हीलियम पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, सही उत्तर चुनिए जो वायुमंडल की परतों को क्रमबद्ध को दर्शाता है। तो कौन सा है दोस्तों? तो सबसे पहले आयन मंडल, आयतन मंडल, ऑप्शन नंबर सी हमारा जो है सही हो जाएगा। सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित कीजिए, लिए गए प्रयोग का सही कीजिए। तो बिलीबिली दोस्तों ये कहाँ पाई जाती है? तो ऑस्ट्रेलिया में पाई जाती है। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। 1 का 2 हमारा हो जाएगा। क्या? 2। टाइफून कहाँ दोस्तों? यह जो है चीन में। कहाँ? चीन में। हरिकेन कहाँ दोस्तों? ये संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में, अब बागियो चीन में नहीं दोस्तों। टाइफून जो है, ये टाइफून हमारा फिलीपींस में पाया जाता है। किसमें? फिलीपींस में। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अरल सागर। अरल सागर जो दोस्तों ये कहाँ पाया जाता है? तो अरल सागर कजाकिस्तान में। कहाँ? कजाकिस्तान में। मिशिगन झील कहाँ पाया जाता है? तो मिशिगन झील संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। ग्रेट बैरियर झील ये कनाडा में। ओयार झील कहाँ है दोस्तों? तो ओयार झील दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा वह बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पाकिस्तान की सीमाओं में से लगे भारतीय राज्य कौन कौन से? तो पाकिस्तान से लगने वाला दोस्तों गुजरात, जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, सूची 1 और सूची 2 को सम्मिलित करना है। अनायमुडी। तो अनायमुडी जो दोस्तों ये क्या है? तो अनायमुडी जो दोस्तों ये अन्नामलाई की चोटी है। क्या? अन्नामलाई की चोटी। डोडा बेटा जो दोस्तों ये नीलगिरी की चोटी है। धूपगढ़ जो दोस्तों ये सतपुड़ा की चोटी है। किसकी? सतपुड़ा की चोटी। और गुरु शिखर दोस्तों ये अरावली की चोटी है। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा हो जाएगा? तो 1 का 4, 1 का 4, 2 का 1। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा सही हो जाएगा। और गुरु शिखर पर ही दोस्तों माउंट आबू है। कौन? माउंट आबू पर्वत जो है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बैनगंगा तथा पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो बैनगंगा तथा पैनगंगा जो है ये गोदावरी की सहायक नदी। किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। ओपेक का अर्थ क्या होता है? तो ओपेक का अर्थ होता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डियाडोका आशय क्या है? तो डियाडोका फुल फॉर्म होता है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ऑप्शन नंबर सी जो हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। तो स्तनधारियों में श्वसन जो होता है वह फेफड़ा से होता है। किससे? फेफड़ा से। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है? तो अपनी त्वचा से सांस जो लेता है वह कौन लेता है? तो मेंढक लेता है। कौन? मेंढक। जब एक कोशिका को अति प्रसारी विलयन में रखा जाता है तो इसका प्रोटोलिपिस सिकुड़ जाता है। इसके कारण क्या होता है? तो इसका कारण जो दोस्तों ये क्या है? इसका कारण है बहिःपरिसरण। क्या? बहिःपरिसरण। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पौधों में कौन से भाग में हल्दी प्राप्त होती है? तो पौधे के तना से हल्दी प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किसे कुपोषण होता है? तो कुपोषण जो दोस्तों अति पोषण से भी होता है, अल्प पोषण से भी, असंतुलित पोषण से भी। ऑप्शन नंबर डी जो हमारा वह सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है, भोजन के प्रति वर्ग यूनिट कैलोरी की सर्वाधिक होती है? तो सबसे अधिक जो होती है वो वसा में होती है। किसमें? वसा में।
कुछ विटामिन वसा में घुलनशील है जबकि अन्य जल में घुलनशील है। निम्नलिखित में से कौन जल में घुलनशील है? तो जल में घुलनशील कौन सा है दोस्तों? तो देख लेते हैं हम लोग। तो जल में घुलनशील जो दोस्तों बी और सी है, ऑप्शन नंबर डी जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पपीता में मुख्यतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो पपीता में जो मुख्यतः विटामिन पाया जाता है वो कौन सा? तो विटामिन सी पाया जाता है। कौन? विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मानव शरीर में कौन सा भाग शरीर के ताप को नियंत्रित रखता है? तो मानव शरीर को जो नियंत्रित रखता है दोस्तों वो कौन रखता है? तो हमारा फेफड़ा होगा इसका आंसर, लेकिन मस्तिष्क से पूछ ले तो हाइपोथैलेमस। वायुयानों के टायरों में भरने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो वायुयानों के टायरों में भरने के लिए नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। किसका? नाइट्रोजन का। अगर नाइट्रोजन नहीं रहेगा तो आंसर हमारा हीलियम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो सिल्वर ब्रोमाइड जो दोस्तों यही सुमेलित नहीं है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बाकी सारा जो है सही है। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो परमाणु बम का सिद्धांत जो है नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। किस पर? नाभिकीय विखंडन पर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, निम्नलिखित में से किस एक को स्ट्रेंजर गैस भी कहते हैं? तो स्ट्रेंजर गैस जो कहते हैं ये किसको कहते हैं? तो जिनॉन को कहते हैं। किसको? जिनॉन को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, पुलिस द्वारा नशे में गाड़ी चलाने वाले की सांस जांचने के लिए फिल्टर पेपर पर क्या कहा जाता है? तो इसके पर फिल्टर पेपर में क्या होता है दोस्तों? तो पोटेशियम डाइक्रोमेटेड सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बल गुणनफल है तो बल जो है गुणनफल किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। किसका? द्रव्यमान और त्वरण का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, एक ट्रेन जैसे ही चलना प्रारंभ करती है उसमें बैठे हुए यात्री को पीछे की ओर झुक जाता है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण जो है दोस्तों स्थिरता का जड़त्व है। किसका क्या कारण है? स्थिरता का जड़त्व। नेक्स्ट हमारा, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने के लिए किया जाता है? तो फेदोमीटर का उपयोग जो है समुद्र की गहराई मापने के लिए किया जाता है। किसका? समुद्र की गहराई को। भूकंप मापने के लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? तो रिक्टर स्केल का। किसका? रिक्टर स्केल का। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 1857 के विद्रोह में भारत का कौन सा भाग अप्रभावित था? तो अप्रभावित जो था तो वो मुंगेर था। कौन? मुंगेर। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही हो जाएगा। बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो होम रूल आंदोलन के संस्थापक जो थे मजरूल हक थे। कौन? मजरूल हक। ऑप्शन नंबर बी जो हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, 30 अप्रैल 1908 के मुजफ्फर बम कांड में किसकी हत्या का प्रयास किया गया था? तो जॉर्ज किंगफोर्ड का। किसका? जॉर्ज किंगफोर्ड का। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर जो मुकदमा चलाया गया था मोतिहारी में। कहा? मोतिहारी में। नेक्स्ट हमारा, स्वामी विद्यानंद संबंधित है। तो स्वामी विद्यानंद किससे संबंधित है? तो वह किसान आंदोलन से। किससे? किसान आंदोलन से। बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह में प्रथम सत्याग्रही कौन थे? तो बिहार में के जो प्रथम सत्याग्रही थे वो कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह थे। नेक्स्ट हमारा, बिहार में के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो बिहार के फॉरवर्ड ब्लॉक के नेता कौन थे? तो शिलधर याजी थे। कौन? शिलधर याजी। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत के राज्यपाल को उसकी पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? तो उसकी शपथ कौन दिलाता है? तो राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्यमंत्री। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई थी। तो बिहार लोक सेवा आयोग की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1949 को हुई थी। कब? 1 अप्रैल 1949 को। ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो हुई थी वह कब हुई थी? तो वह 9 फरवरी 1916 को। ऐसे तो इसकी स्थापना जो है 10 फरवरी 1916 को हुई थी, लेकिन सबसे पहला जो केस लड़ा गया था वह 9 फरवरी को ही, मतलब पहली सुनवाई 9 फरवरी 1916 को हुई थी। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन है? तो क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला जो है पश्चिमी चंपारण है। कौन? पश्चिमी चंपारण। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं नेपाल दोनों को स्पर्श करते हैं वो कौन है दोस्तों? तो वह किशनगंज हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, बिहार के दक्षिणी पश्चिमी भाग यानी सोन नदी के उत्तर में रोहतास और कैमूर जिले में विस्तृत है। इसमें कौन है? तो विंध्यन चट्टान। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 80वें सत्र का अध्यक्ष कौन है? तो 80वें सत्र का अध्यक्ष जो दोस्तों वह कौन है? तो एनालेन बेरबाक। नेक्स्ट प्रश्न है, 2025 का आईपीएल मैच आरसीबी ने किस टीम को हराकर जीत शामिल किया था? तो किसको हराया था दोस्तों? तो पंजाब इलेवेंस को। पंजाब, इसको सही कर लीजिएगा, पंजाब इलेवेंस। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार जातियों की गणना के साथ जनगणना किस वर्ष कराने का फैसला किया है? तो यह 2027 का 2027
नेक्स्ट प्रश्न हमारा, भारत का पहला स्वदेशी पोलर रिसर्च वेसल भारत किस देश की कंपनी के साथ मिलकर विकसित करने की समझौता कर रहा है? तो किसके साथ कर रहा है दोस्तों? तो नॉर्वे के साथ। किसके साथ? नॉर्वे के साथ। हाल ही में खबर में रहा है हेल्थ ब्रिज इंडेक्स किस राज्य ने द्वारा बनाया गया? तो यह बिहार के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, माउंट एटना कहाँ स्थित है जहां ज्वालामुखी विस्फोट हुआ था? तो यह कहाँ? माउंट एटना इटली में। कहाँ? इटली में। अगला प्रश्न है, खीचन और मेनार दो रामसर स्थल है जो हाल ही में भारत की रामसर सूची में शामिल हुआ है, किस राज्य में स्थित है? तो यह जो किस राज्य में है? तो यह जो दोस्तों राजस्थान में। कहाँ? राजस्थान में। हाल ही में बिहार के किस शहर में 12 दिवसीय गंगा महोत्सव पहली बार आयोजित किया गया था? तो यह कहाँ गया था? तो यह पटना में किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, अरावली ग्रीन बॉल पहल की शुरुआत विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर किसने शुरू किया था? तो किसने शुरू किया था? तो नरेंद्र मोदी ने। लेजर हथियारों का प्रयोग कर दुश्मन देश को ड्रोन से मार गिराने वाला पहला देश कौन बना है? तो कौन बना है दोस्तों? तो वह बना है जो इजराइल बना है। कौन? इजराइल। नेक्स्ट प्रश्न हमारा, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कौन प्रथम राज्य बना है? तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में जो राज्य बना है वह कौन बना है? तो वह राजस्थान बना है। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स स्प्रिंट रेस में के पोल पोजीशन से जीत हासिल करने वाला फार्मूला 2 में रेस जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो वह जो बने हैं कौन बने हैं दोस्तों? तो कुशमैनी बने हैं। कौन? कुशमैनी। आगे इंग्लिश का प्रश्न है, इसका आंसर हो जाएगा 88 का हमारा क्या हो जाएगा? तो 88 का आंसर हो जाएगा हमारा सी। 89 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 89 का हो जाएगा हमारा डी। 90 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 90 का जो हो जाएगा हमारा सी हो जाएगा। आगे मैथ का प्रश्न, इसका भी आंसर बता रहे हैं, आप लोग मिला लीजिएगा। 91 का आंसर हो जाएगा दोस्तों कितना? 91 का हो जाएगा हमारा सी। 92 का हो जाएगा क्या? 92 का भी हो जाएगा हमारा सी। 93 का क्या हो जाएगा? 93 का हो जाएगा ए। 94 का हो जाएगा हमारा 94 का हो जाएगा डी। 95 का हो जाएगा हमारा ए। 96 का हो जाएगा कितना हो जाएगा? तो 96 का ए। 97 पूछ ले तो 97 का बी हो जाएगा। 98 का कितना हो जाएगा दोस्तों? तो 98 का हमारा हो जाएगा ए। 99 का हो जाएगा बी और 100 का हो जाएगा ए। आशा करता हूँ वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पीडीएफ और क्यूज के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।